क्यों सरकार बनाने की जरूरत पड़ती है? सरकार बनाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम सभी लोग अपने चहुमुखी विकास के लिए शायद सक्षम नहीं होते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो जो हमें विकास चाहिए, उस सभी प्रकार के विकास को हम तक पहुंचाने के लिए शायद हम सब लोग इतने काबिल नहीं होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, अपने समुदाय में, समाज में से कुछ ऐसे लोगों को चुनते हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं, जिनको हम मानते हैं कि शायद ये थोड़े ज्यादा काबिल है, हमारे लिए अच्छा सोच पाएंगे, हमारे विकास के लिए कुछ बढ़िया काम कर पाएंगे। और उन लोगों को हम चुनते हैं, अपने में से विधानसभा में भेजते हैं, लोकसभा में भेजते हैं और उनसे ये उम्मीद करते हैं कि अब वो हमारे लिए सोचेंगे, हमारे जो दुख दर्द है, तकलीफें हैं, उनको दूर करने के लिए योजना बनाएंगे, पैसों को मुहैया करेंगे, लागू करेंगे। यही है ना मतलब सरकार बनाने का। तो जब ऐसा नहीं होता है, मातृशक्ति हमारे सामने बैठी है और अच्छी संख्या में है, खुशी है इस बात को देखते हुए। जिस देश में आधी आबादी जागृत होगी, आधी आबादी का मतलब महिलाएं जिस देश में जागृत होंगी, वो देश आगे बढ़ेगा, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। कल हमें पता चला है कि यहाँ पे हर वर्ष विधायक जी 100 महिलाएं अपनी जान गंवाती है प्रसव के दौरान। हर वर्ष कितनी? 200 से ज्यादा महिलाएं हर वर्ष प्रसव के दौरान, डिलीवरी के टाइम में अपना जीवन नहीं बचा पाती। तो आज तक हमने किया क्या? हम एक मां को नहीं बचा पाए, शिशु को नहीं बचा पाए, तो हमने क्या किया सरकार में रहकर? रेटिंग कम हो गई तो उनके तनख्वाह में, उनकी प्रमोशन में, उनके ट्रांसफर में बहुत सारी जगह इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए शिक्षा को हमें एक लेवल टाइम में मास्टर जी आते हैं और एक बड़े अफसर का बेटा बड़े स्कूल में पढ़े कहीं जाकर, अपॉर्चुनिटीज, एक जैसा माहौल हमें मिलना चाहिए, अफसर एक जैसे मिलने चाहिए। कृषि में क्या करते हैं, किसान लोग हड्डी तोड़ मेहनत करते हैं और किसानी के बाद मिलता क्या है? वही संघर्ष। कृषि आज इतनी रिस्की हो गई है कि हम अपने जीवन को चला नहीं पाते उसके ऊपर, उसके भरोसे। कृषि में एक नया तरीका हमने खोजा है कि जो भी किसान पैदा करेंगे और उनकी पैदावार करने में जो खर्च आता है, जो लागत आती है पैदा करने की अनाज को, उसका डबल, 2 गुना समर्थन मूल्य किसानों को मिलना चाहिए। इससे क्या होगा? किसान निश्चिंत है, जो मैं कमा रहा हूं, जो मैं काम कर रहा हूं, जो मैं पैदा कर रहा हूं, जो मेरी लागत इसमें लगी है, इसका दुगुना तो कम से कम मुझे मिल ही रहा है। और उसके बाद मार्केट में जाए, अगर कहीं उससे ज्यादा बेच सकता है तो बेचे, लेकिन सरकार डबल में समर्थन मूल्य में हर फसल को लेने के लिए बाध्य हो। तो ऐसे में कभी कोई किसान हमारा देश का आत्महत्या करने के लिए आगे नहीं जाएगा। उसको एक साथ मैं तो अभी सिर्फ हमारे चीफ गेस्ट पहुंचने वाले हैं 5-10 मिनट में, इसलिए आपके साथ ज्यादा संवाद कर रहा था। तो अपनी बात जल्दी में पूरी करता हूं कि हमारा देश जब अंग्रेजों ने कब्जा किया, हिंदुस्तान में जाति और धर्मों में बटा हुआ था। उन्होंने देखा ये बटे हुए लोग हैं, इनके ऊपर कब्जा करना आसान है। उससे पहले मुगलों ने किया, उस वक्त भी हमारी यही स्थिति थी, लेकिन आज भी हम उसी दिशा में जा रहे हैं। देश में नहीं होगी। हम मनुष्य हैं, मनुष्य के अलावा कुछ नहीं है। हम अच्छे मनुष्य बने,
यही एक जाति हमारी होनी चाहिए। हमारी पहचान एक अच्छे मनुष्य के रूप में होनी चाहिए। इसके अलावा जातियां देश में विघटन का कारण बन रही है। दूसरा, धर्म। धर्म हमारा मात्र राष्ट्रीयता है, राष्ट्रवाद है। जो व्यक्ति देश को सर्वोपरि मानेगा वही हमारा धर्म है। इसके अलावा कोई धर्म किसी नागरिक का इस देश में नहीं होगा। देश सर्वोपरि है, हमारा धर्म, राष्ट्रीयता हमारा धर्म है, नेशनलिज्म हमारा धर्म है, रिलीजन है, और मानवता हमारी जाति है। इस बात को लेकर हमने अपनी अपनी जगह में अडिग रहना है। बंटने मत दो इस समाज को। हमें एकजुट होना पड़ेगा। देश को एक बेहतर, दुनिया के सामने एक बेहतर मॉडल बना के हम लेके जाएंगे। मित्रों, आप आए हैं राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के साथ, आप जुड़े हैं। ये बहुत गौरव का विषय है, क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे देश में कोई पार्टियां रहेंगी नहीं, मात्र एक पार्टी रहेगी, राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी। क्योंकि हर व्यक्ति इस देश का, मेजॉरिटी में लोग इस देश में अच्छे हैं, और अच्छे लोग अच्छी बात के साथ चलना चाहते हैं, अच्छे सिद्धांतों के साथ चलना चाहते हैं। बाकी पार्टियों में विकृतियां पैदा होती जा रही हैं, और हमें इस नए विचार को विकृति से बचाना है और एक सशक्त समाज बनाने के लिए आगे आना है। इस वक्त हमारे जो प्रत्याशी हैं आरपी विशाल, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति है, चिंतक है, लेखक है, दार्शनिक है। अगर ऐसे व्यक्ति को आप समर्थन करने आगे निकले हैं तो आपको साधुवाद, क्योंकि आप जागेंगे तो देश जगेगा। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और मैं निवेदन करूंगा श्री मोहनलाल सोनी जी से, कृपया आए मंच पे और अपनी बात रखें। धन्यवाद। मोहनलाल जी। सभी टोला की सम्रांत जनता, लोक नीति पार्टी के मेरे वरिष्ठ नेतागण भाई आरपी विशाल और इनके वरिष्ठ सहयोगी, आपको भी मेरा शत नमन। आपने इस उत्तराखंड में एक ऐसी जनभावना लाई है जिससे जन जन जागृत होगा। तो दोस्तों, हम लोग आज कमल नदी के इस तट पर भाई आरपी विशाल, जो हमारे एक छोटे से गांव ग्राम डेलुन से है, और इन्होंने अपना जो वर्चस्व बनाया है लोक नीति पार्टी में, जो इन्होंने अपनी जगह बनाई है, एक बार मैं जोरदार तालियां सुनना चाहूंगा भाई आरपी विशाल के लिए, और जोरदार तालियां होनी चाहिए लोक नीति पार्टी, राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के लिए भी। मुझे लगता है मेरे युवा साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें शायद भूख लग गई है, तालियों की आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, आज हम 10 हैं, कल 1000 होंगे, परसों कई हजार होंगे, हम लाखों में होंगे। अगर हम एक हैं तो हमारी एकता बहुत आगे जाएगी। भाई आरपी विशाल को ले जाने में आपकी भागीदारी, आपका सहयोग चाहिए। मित्रों, मैं मोहनलाल सोनी, ग्राम पाउली से, एक छोटे से गांव से, सन 1993 में, सन 1974 में मेरा जन्म हुआ है। मैं आज क्यों परेशान हूं? मेरे बच्चे 12 साल से देहरादून में पढ़ाई कर रहे हैं, एमएससी एमए करवा के बैठे हुए हैं। आज एक फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी आती है और मैं अपनी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी के पास जाता हूं कि मेरे बच्चे को आगे लाइए, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। तो दोस्तों, मुझे जवाब मिलता है 7 लाख रुपए देने पड़ते हैं एक 4th क्लास की नौकरी के लिए। तो दोस्तों, मन बहुत भारी होता है, मन में कुछ अलग अलग सी भावनाएं उत्पन्न होती है। हम किस राष्ट्र में, किस देश में
जी रहे हैं। और मित्रों, पुलिस की भर्ती, अभी पुलिस की भर्ती होनी है जिसकी बुकिंग पहले से हो चुकी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, उसके लिए हमारी सरकार को 7 लाख रुपए चाहिए। एक 4th क्लास की नौकरी के लिए, एक कांस्टेबल के लिए 7 लाख रुपए की मांग है। तो मन को बहुत दुख होता है। आज भी मेरे साथ कई युवा साथी आए हैं जिनकी उम्र 18 से 30, 18 से 20, 25 के बीच में, पढ़े लिखे नौजवान हैं, आज नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठेकेदारी वाला है, ठेकेदारी सिस्टम है। इससे पहले भी जो पार्टियां रही है, सिर्फ एक ठेकेदार को 53 करोड़ का पूरी 5 साल के ठेका दिया गया है। बहुत दुख होता है। हम पढ़े लिखे हैं, हमने आज तक एक ही पार्टी के झंडे डंडे हम उनसे बोकने में बस व्यस्त हो गए, अपने बच्चों के भविष्य का नहीं सोचा है। आज मैं प्रणाम करता हूं लोक नीति पार्टी को, इनकी नीतियों को, जो इन्होंने नीतियां बनाई हैं, जो हमारे भाई साहब ने बताया है। आप शायद हिमाचल प्रदेश से हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपकी नीति को, आपकी सोच को हमारे युवा साथी बेरोजगार हैं, बेकार हैं। आज कहते हैं, हम अपने बच्चों को डांटते हैं कि हमारे बच्चे जो है नशे में लिप्त हो गए हैं। क्यों ना होंगे? उनको पता है एक बच्चे को पढ़ाने में जब तक वो ग्रेजुएशन करता है 20 लाख रुपए जेब से निकल जाते हैं। जब आगे जाके जिन बेटियों ने पहली से पढ़कर MA किया है, आगे जाके जब नौकरी के लिए रोना पड़ता है, उस बेटी को मजबूर होके फिर एक चीज आती है, यार ऐसा है, या जहर खा लो या फांसी लगा लो। क्या करूंगा? 12, 15, 20 लाख रुपए मैंने खर्च किए हैं। मेरे बाप ने, मेरी माँ ने एक मजदूरी करके जो भी धन कमाया था, आज जो है वो सब कुछ हमारी नौकरी के लिए लगाना पड़ रहा है। कुछ युवा साथी ऐसे हैं, उनके पास पैसा हो के भी वो बोलेंगे हम नहीं देंगे। हमको इसलिए नहीं पढ़ाया गया है कि हम 7 लाख ही पुलिस की नौकरी के लिए देंगे। तो युवा साथियों, मैं प्रेरित होके लोक नीति पार्टी से, इस पार्टी से जुड़ा हूं और अपने छोटे भाई RP विशाल से भी एक ही शब्द आज भी कहूंगा और कल भी कहना चाहूंगा। भाई, आज हम अब आपके साथ हैं, कल हमारे किसी युवा को, किसी हमारी बहन को, किसी हमारी बेटी को आपकी जरूरत होगी तो आपको भी हमारे साथ होना पड़ेगा। तो साथियों, अब मन का जो बड़ास था वो निकाल दिया है। अब मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, आप भी अपना विचार होगा, रिमोट चुनाव चिन्ह होगा। मेरे साथियों, याद रखना, भूलना मत, क्योंकि अब गांव में मुर्गा आएगा, दारू आएगी, पैसा आएगा। सबको पता है मेरा ये 7वां इलेक्शन है। हमने भी खूब झंडे डंडे, मुर्गा, दारू सब कुछ कराया, सब कुछ लोगों के बीच पहुंचाया है। आज जब अपने पे बारी आ गई है, जब बच्चे बेरोजगार पढ़ के देहरादून पड़े हुए हैं, घर से हर मंथ 10,000, 15,000 रुपए जब खर्चा भेजना पड़ता है, तब आज याद आ रही है। मैं एक किसान हूं, 600 रुपए की मजदूरी कमाता हूं और मैं 7 लाख रुपए एक पुलिस की नौकरी से कहां दे सकता? तो बहुत दुख होता है साथियों। इसलिए हमको भी मात्र 5 साल में ही वक्त मिलता है एक बार, जो कि नेता हमारे पास आते हैं। बाकी हमें नेताओं के घर जाना पड़ता है। और साथियों, दुख होता है तब हम 250 किलोमीटर दूर से देहरादून जाके किसी अपने विधायक के घर जाते हैं, वो दरवाजा खोल के पूछते हैं, भाई आप कौन है? तो बहुत दुख होता है साथियों, वो बातें बहुत चुभती है। जिस नेता को हमने अपने घर में बिठा के रोटी खिलाई है, हमारे साथ बैठा है, वो आज अगर हमको ना पहचाने तो बहुत दुख होता है साथियों। इसलिए मैं ज्यादा ना कहकर, समय का बहुत अभाव है,
हमारे एक दूसरे साथी भी हैं युवा राजेंद्र विशाल जी, मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि आप भी अपने विचार रखें। सबसे पहले मेरा राजेंद्र सिंह का पुरोला विधानसभा के सभी जनता को नमस्कार। और इस लोक नीति पार्टी को जिन्होंने इसका उद्भव किया है और देश को प्रचलन करने के लिए इस पार्टी का निर्माण किया है, उन तमाम कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। और आरपी विशाल को जो इस पुरोला विधानसभा के उम्मीदवार है, और इनको भी मेरा नमस्कार। अब ज़्यादा ना मैं कहते हुए समय को ज़्यादा न लूँगा, लेकिन मैं इतनी बात करूँगा आपके सामने कि जो चुनाव है, चुनाव जो प्रक्रिया प्रणाली है, ये वर्षों से ऐसी आई है कि एक विधायक आता है और विजित होके चले जाता है और जनता के लिए बड़े बड़े प्लानिंग करते हैं। वो जीतने से पहले सारा विकास कर देते हैं कागजों में कि तुम्हारे लिए हम ये बनाएंगे, ये करेंगे, सब कुछ पहले कर जाते, इतने एक्सपर्ट हैं। लेकिन जब वो अपने पदभार में आते हैं या अपने कार्यकाल में आ जाते हैं तो वो आदमियों को देखते भी नहीं है। पिछली बार के माननीय विधायक राजकुमार जी जो हमारे पुरोला विधानसभा से विजित थे, मैं सीधा देहरादून गया विधायक हॉस्टल में, तो पुरोला का जो विधायक हॉस्टल का रूम है वो फर्स्ट फ्लोर में के सेकंड कमरे में जो पुरोला विधानसभा का कार्यालय है, तब मैं वहां पे गया उनके सामने। मैंने अपने क्षेत्र की बात रखी कि कुछ ना कुछ पर्सनल आप मुझे ना दीजिए, मेरे गांव की समस्या थी उसको आप समाधान कीजिए। और गांव की जो समस्या है वो हमने आपसे मौखिक भी बताई है गांव में, लेकिन उन्होंने मुझे टालने की पूरी कोशिश की कि हो जाएगा हो जाएगा। मैंने कहा आपको लिखित रूप से देता हूँ, जो भी हमारी समस्या है वो उसको आप समाधान करें। और आपने हमारे साथ इस बात की शर्तें भी रखी कि हम तुम्हारे लिए विकास करेंगे, लेकिन उन्होंने मेरी बात को क्या कर दिया, टाल दिया है। तो हम सबसे पहले कहेंगे हमारे अंदर पिछड़ापन क्यों आ रहा है, हमारे क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो रहा है। जैसे भाई जी ने अभी कहा था जो इस कार्यकारिणी के यहाँ पे वर्षों से कहने का मतलब है ये क्या नाम लूटने वाली नीति, जैसे अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन किया, क्यों किया, हमारी संपदा को लूटने के लिए, हमारी हर एक चीजों को लूटने के लिए। अब वो चले गए, अब नेता आ गए, जो विकास का पैसा है जो आम जनता के लिए शिक्षा के लिए होना था और क्षेत्र के रोजगार के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, और अब वो उसको लूटने लगे हुए। यहाँ तो एक से बढ़कर एक लूटने वाला मिला है, लेकिन विकास करने वाला अभी तक नहीं मिला है। और इन सब में सर्वोपरि जो विधायक पद के लिए अभी तक जो निर्वाचित हुए या निर्वाचन होने जा रहे हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ मैं आरपी विशाल को मानता हूं, क्योंकि अपने विचारों से ऊपर उठे हैं। इनको किसी ने गांव से भी नहीं बोला कि आप आगे बढ़ो, आगे उठो, नहीं, क्योंकि अपने शिक्षा के स्तर से उठे हुए हैं। ये राजनीतिक चिंतन भी है, सामाजिक चिंतन भी है, ये हर एक की दर्द को समझते हैं और समाज में वो चाहे स्त्री हो पुरुष हो समानता लाने की काबिलियत रखते हैं। और जैसा कि आप सोचते हैं कि हमारे इन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ देखो स्त्री जो प्रसव के समय में कितनी परेशानियां झेलती है। बंगाल क्षेत्र को आप देखें, मैजानी भूटानो मोटर मार्ग जो अभी तक मेटल नहीं हुआ है, उसमें कितनी दिक्कतें आ रही हैं और कितना किलोमीटर है। और बहुत प्रयास कर रहे हैं, हमने सरकार को भी बुलाया, उनके सामने अपनी बातें समस्या रखी, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ। फिर साइड के रिश्तेदार लोग बोलते हैं कि आपके बंगाल में अच्छे लोग नहीं हैं, तुम्हारी राजनीति तो गांव तक है। लेकिन हमारी सरकार ऐसी है कि आप उनके पास ऐसे जाओ जैसे कि काम होने वाला नहीं है, मतलब अंधविश्वास से आप खुल के जाओ, लेकिन कोई काम करने वाला उत्तराखंड सरकार में नहीं है। हमारे बंगाल के लोग युवा है, हमारे बंगाल से बहुत सारे प्रतिभागी है, डॉक्टर है, बहुत सारे जो फिल्मों में कार्य करने वाले हैं, अच्छे से आईपीएस ऑफिसर भी हम निकल चुके हैं, लेकिन हमारी बातों को क्यों नहीं सुनते वो लोग। चलो अपने शब्दों को थोड़ा विराम कर देता हूं। और अब जो मुखिया थी कैरी ऑन चले रहो ना, तो हमने जो भी समस्या ली उन्होंने कोई समाधान नहीं निकाला कि तुम्हारी राजनीति गांव तक सीमित है, लेकिन कैसे जाए उनके लिए। लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं है। सुनता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो शासन प्रणाली है वो कैसी है, खराब है, व्यवस्था खराब है। फिर हम आम जनता बोलती है
बीजेपी खराब है, या बोलेंगे कांग्रेस खराब है, या बोले करप्शन मोदी ने फैलाया, या बोले करप्शन राहुल गांधी ने फैलाया। लेकिन हम भारत के सब जितने भी कार्यकाल हम सब करप्शन के खिलाफ करप्शन करते हैं। अब इसमें जाओ आप, क्या नाम, राजस्व विभाग में जाओ, 100 में से 40% खा जाते हैं, वहां भी करप्शन है। करप्शन के चपेट में हम सारे हैं, लेकिन नेता और पार्टी को लोग मुद्दा बना लेते हैं, लेकिन चोरी बेईमानी हम सब के अंदर है, इसलिए देश नहीं निखर रहा है। इसलिए हम सबको मिलना पड़ेगा इसके लिए कि चोर मोदी नहीं है, चोर राहुल गांधी नहीं है, शायद हम सब चोर हो गए तभी तो पूरे भारत में करप्शन फैला है, पूरी जनता खराब है। इसलिए पूरी जनता को सुधरना पड़ेगा और पूरी जनता को अपने आप को स्वच्छ बनाना पड़ेगा, विचारों से, कार्यों से और दृष्टि से। तब जाके हमारे देश का विकास होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे ग्राम का विकास होगा। अगर हम इन चीजों में नजरअंदाज करते जाएंगे तो वही स्थिति है जो है। क्योंकि इस समय छोटे छोटे देश देखो, जो जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बराबर भी नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ से अप हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पिछड़ापन क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज्यादा बेईमानी है। इसलिए हम सबको सुधरना पड़ेगा, निखरना पड़ेगा। इसके लिए ऐसे उम्मीदवार जैसे आरपी विशाल है, पुरुला विधानसभा से जो निर्वाचन के लिए उठे हुए हैं, जो एक उच्च शिक्षित है, इनके पास सारा ज्ञान है, कविताएं लिखते हैं, कंप्यूटर का ज्ञान है, राजनीति का ज्ञान है, सामाजिक का ज्ञान है। इनको बोलेगी नहीं नहीं ये नेता आदमी, इसको रखो दूर, तो किसको लाए आगे? जो देश को डुबाएगा। अब खुद जनता चयन करेगी कि हम डूबने के लिए नेता को चयन कर रहे हैं, उठाने के लिए चयन कर रहे हैं। जब तक हम अंदर से धुले नहीं है पूरी जनता नेता, तब तक देश के अंदर करप्शन नहीं हटेगा। और मैं ज्यादा न कहते अपने शब्दों को विराम कर देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन युवा ने जो अपने उद्गार सबके सामने रखे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देके गए हैं कि हमें स्वच्छ होना पड़ेगा, हमें ईमानदार होना पड़ेगा। हम ईमानदारी खुद से शुरू करेंगे तो देश बदल जाएगा। मुझे सहर्ष यहाँ पे स्वागत करने का मौका है। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान श्री एस पांगती साहब, जो उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ IAS ऑफिसर विभिन्न विभागों में प्रमुख सचिव के तौर पर रहे हैं। उत्तराखंड जब बना है, उस बनाने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने में। आप देहरादून से यहाँ पे पहुंचे हैं सर, मैं दिल की गहराई से आपका स्वागत करता हूं और हम अनुग्रहित है आपके इस मधुर उपस्थिति को यहाँ पे हम सभी लोगों के बीच देखते हुए। और हमारे बीच हैं श्री प्रकाश थपलियाल जी, जो उत्तराखंड के राजनीति के बहुत बड़े विश्लेषक हैं। ये लोकतांत्रिक मोर्चा उत्तराखंड में इन्होंने एक प्रयास किया था कि उत्तराखंड में सभी दलों को इकट्ठे मिलकर, छोटे छोटे दलों को इकट्ठे मिलकर एक बेहतर शासन प्रणाली देने की जरूरत है। उत्तराखंड को जिस उद्देश्यों को लेकर उत्तराखंड बना है, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक नई प्रणाली की जरूरत है। उसके लिए ये बहुत परिश्रम और मेहनत करते रहते हैं और अभी हम भी इनके परिचय में इसी लोकतांत्रिक मोर्चे के माध्यम से आए हैं और काफी मार्गदर्शन का मिला है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पे समय निकाला है, अपने आप आए हैं। और हमारे बीच एक पत्रकार बंधु हैं, मीडिया से आए हैं, वो बीच में बैठे हैं, उनका भी हम दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब निवेदन करना चाहूंगा, हमारे इस कार्यक्रम में जो विशेष व्यक्ति उपलब्ध हैं, जिन सबको देखना और सुनना आप चाहते हैं, जो इस पुरोला विधानसभा क्षेत्र के लिए एक आशा की किरण लेकर बन के आए हैं, श्री राम प्रसाद विशाल, जो हमारे इस पुरोला विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा से प्रत्याशी हैं। तो हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? आरपी विशाल, आगे बढ़ो। धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूं आरपी विशाल, ये जनता आपकी है, धरती आप। धन्यवाद शर्मा सर। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय एस पांगती सर, आदरणीय थपलियाल सर और राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के कार्यवाहक हमारे
आदरणीय परम आदरणीय जिनका मार्गदर्शन हमें मिलते रहता है, DN चौहान सर, और ये जो राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी है, इसकी रूपरेखा, इसके पीछे का जो मस्तिष्क है, इसका जो बेस है, इसका जो टॉप है, उसको तय करने वाले हमारे आदरणीय, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय LC शर्मा जी, और उनके साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली आदरणीय मैम, और हमारे बीच में जितने भी बुजुर्गगण हैं, मेरी माताश्री, मेरी बहनें, युवा साथी और तमाम जितने भी यहाँ पंडाल में उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। शुरुआत सबसे पहले आदरणीय शर्मा सर ने कहा था, जो अपनी नीतियों के बारे में बताने की वो कोशिश कर रहे थे। कोशिश मैं किस लिए कह रहा हूँ, मैं बताता हूँ कि कोशिश क्यों कहा। उन्होंने कहा था कि हम एक बटन दबाएंगे तो हमारे पास पूरा लेखा जोखा उसका निकल आएगा। एक बटन हम तब दबाएंगे जब यहाँ नेटवर्क आए, जब यहाँ पर कुछ, वो डिजिटलाइजेशन का दौर है ना, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, ये पुरला की जनता के लिए नहीं है। आप लोग चले, जब आप मोरी से आए होंगे, जब आप त्यूनी से चले होंगे, तो आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा होगा। ये बटन कैसे दबेगा? उन्होंने जो बातें कही थी आपसे, वो टॉप की बातें हैं, वो भविष्य की बातें हैं, वो तब की बातें हैं जब हम एक बार बेस बना दें, जब हम एक बार आधार बना दें। लेकिन आज की बात क्या है? आज की बात यह है कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते हैं। हम 5 मिनट का जो काम होता है, जिस सर्टिफिकेट को हमें 5 मिनट में उपलब्ध होना चाहिए, उसके लिए हमें 5 दिन का समय निकाल करके तहसील में आना पड़ता है, जिले में जाना पड़ता है। एक साइन के लिए हमें 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। आदरणीय शर्मा जी ने जो कहा है वो उसके बाद की बातें हैं, लेकिन ये बातें तब होंगी जब सरकार होंगी, तब अधिकार होंगे। सरकार नहीं होंगे तो अधिकार कहां से होंगे? ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? बातों से नहीं होगा। तो इन्होंने जब मुझे एक अपना साथी बनाया है या मुझे चुना है, वो इस कारण से चुना है कि हमने नीतियां तो बना दी है, हमने पूरी एक हमारा जो दृष्टिकोण है कि कैसा एक भारत का निर्माण होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम कि जैसे मेट्रो सिटीज बोलते हैं, स्मार्ट सिटीज बोलते हैं, लेकिन हमें कैसे उसके लिए प्रयासरत होना पड़ेगा, कैसे उसका आधार रखें। और क्योंकि शर्मा सर और जो हमारे पार्टी के जितने भी कर्ता धर्ता हैं वो हिमाचल से हैं, वैसे तो दिल्ली से हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ पर उपलब्ध है वो हिमाचल से हैं। और हमारा जो पार्टी का उद्देश्य है वो है हिमाचल मॉडल। हिमाचल मॉडल क्या है? हम मैं बंगाल का रहने वाला हूँ, हमारे है बागवानी, हमारी है किसानी, और हिमाचल की जो सांस्कृतिक परिवेश है, भौगोलिक, और उसके अलावा जो हमारा भौगोलिक दृष्टिकोण है, भौगोलिक जो क्षेत्रफल है, वो सारा हिमाचल से मिलता जुलता है। और हमारी जो नीतियां बनती है वो देहरादून से बनती है। क्या ये संभव है कि हमारा जो किरोली की समस्या हो, मैजनी की समस्या हो, चीवा की समस्या हो, या फिर आपके जखोल की, लेवाड़ी, पिताड़ी, इन तमाम गांवों की जो समस्याएं हैं वो दिल्ली से कैसे तय हो सकती है? जाहिर सी बात है वो शिमला से तय हो सकती है, क्योंकि शिमला की भौगोलिक स्थिति लगभग समान है, लेकिन देहरादून की वैसी नहीं है। इसके लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है? हम पुरला में बैठ के ये तय करेंगे, ना कि देहरादून में बैठ के। और जो जितने भी हमारे साथ जो साथीगण हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं अपने अपने राजनीतिक दलों से, वो किसके नाम पे वोट मांग रहे हैं? वो मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, वो राहुल गांधी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, वो कांग्रेस के नाम पे वोट मांग रहे हैं, वो भाजपा के नाम पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन पुरला की समस्याओं से वो आंख बंद कर चुके हैं। उनको नहीं पता है कि यहाँ के लिए हम क्या कर सकते हैं, और हम भेड़ चाल में चलते हैं। कैसी भेड़ चाल कैसी होती है? मैं जब क्षेत्र भ्रमण में कर रहा था, गांव-गांव का जब सफर कर रहा था, तो मैंने देखा जब मैं किसी गांव में जाता हूं तो 10 मकान 15 मकान एक जैसे बनते हैं। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये मकान एक जैसे क्यों होते होंगे, और जबकि दूसरे गांव में दूसरे तरीके से होते हैं। जौनसार में जाते हैं तो सीढ़ियां बीच से होती है, कहीं पे छतों पे जो है रंगाई पुताई होती है, कहीं पे डिजाइन डाले जाते हैं। ये भी एक भेड़ चाल है। ये ऐसा होता है कि पड़ोसी ने ऐसा कर दिया तो मैं भी ऐसा ही करूं।
जबकि सुंदरता किसमें, एक बगीचा है, फूलों का बगीचा है, उसमें अगर कई तरीके के फूल हैं तो उसकी सुंदरता कुछ अलग होगी। उसमें खराबी नहीं है कि वो एक जैसा है, लेकिन खराबी ये है कि अगर किसी का एक गलत तरीके का मकान बन गया है, जिसमें कि हमारे पास, उसके पास जगह नहीं थी लेकिन दूसरे के पास बहुत सारी जगह है, लेकिन फिर भी वो उसी को डिजाइन करने की कोशिश कर रहा है। हमारे पहाड़ों में, हमारे पुरोला में ये जो बेल्ट चाल है वो इसी तरीके से काम कर रही है। हमारे यहाँ ये मान्यता है कि जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी है, बाकी तो सब वोट काटने के लिए होते हैं। हमें इस विचारधारा से बाहर आना पड़ेगा। जब तक हम पहले विचारों को ना समझे, जब तक हम उन समस्याओं को ना समझे, तब तक हम समाधान तक नहीं पहुंच सकते हैं। और समाधान क्या होगा? बातें तो सब करते हैं कि हाँ हमारे पास भी समाधान है, हमारे पास विजन है, लेकिन कैसे होगा? आप अभी इधर से आए, इसको कमल गंगा बोलते हैं। कमल गंगा में पानी नहीं है। जब यहाँ पे रोपाई होती है तो यहाँ महाभारत होती है पानी के लिए, क्योंकि उनके पास सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं है। कल हम जब इधर से जा रहे थे तो चौहान जी बोल रहे हैं कि इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। मैंने कहा किया जा सकता है इसका, अगर हम इस पे बांध बनाए, इस पानी को रोकें, कुछ और तरीके से करें इसका, और जितने भी नदी नाले गदेरे हैं उनके लिए कुछ करें, और यहाँ पर बिजली भी उत्पादन करें, तो क्यों नहीं हो सकता है। मत्स्य पालन करें, मछली के पालन के लिए कितनी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसको करेगा कौन। हमारे पास आज भी हम, क्योंकि बागवानी है, बंगाण जो है हिमाचल के बाद दूसरा बागवानी का सबसे अच्छा हब है, लेकिन जो सेब है वो हिमाचल के नाम से बिकता है। ये हमारा दुर्भाग्य है। कुछ कोशिशें हुई है लेकिन वो नाकाम है। क्या करते हैं, बाहर से लोग आते हैं, हम लोग यहाँ से लेकर जाते हैं सेब, और फिर बिचौलिया उसको कमीशन खाते हैं, उसके बाद वो कोल्ड स्टोरेज पे रखते हैं और अगले साल उसको दुगने दाम पे बेचते हैं। और ये कोल्ड स्टोर हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? हमारे यहाँ से मटर, टमाटर, जो भी है, जो भी सब्जियां हैं, गोभी है, फल फ्रूट है, सारा यहाँ से जाता है देहरादून, और देहरादून में हम उसको बेच देते हैं औने पौने दाम पे। उसके बाद वही फल सब्जी जो है वापस त्यूनी में और आराकोट में बिकने आती है वापस, और उसके दाम हो जाते हैं तिगुने। तो क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते, ऐसे कोल्ड स्टोरेज नहीं बना सकते हैं कि वहीं पे जो उत्पादक है उसकी जो लागत भी वसूली हो जाए, और जो उपभोक्ता है उनको भी कम दाम पर जो है वस्तु उपलब्ध हो सके। उसके लिए हमारे पास नीतियां चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए। कोल्ड स्टोरेज के साथ सरकार की जो मंशाएं हैं, अब कोल्ड स्टोरेज का भी अनाउंस हो रखा है कि एक बनेगा, लेकिन वो कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसे बनेगा जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल बने हैं, सिर्फ मंजिलें खड़ी हो गई है, उसपे ना डॉक्टर है, उसपे ना फर्स्ट एड तक की सुविधा नहीं है। जो ग्राम पंचायत के स्तर पर होनी चाहिए थी वो हमारे जिला स्तर तक नहीं है सुविधाएं। आप पुरोला में देखिए, अल्ट्रासाउंड मशीन शायद पिछले 5 सालों से नहीं आई है। एक विधायक प्रत्याशी 7-7 करोड़ रुपए अनैतिक जो रुपया है खर्च करता है चुनाव में, लेकिन एक अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं दे सकता है। अगर वो अपने पैसे की एक अल्ट्रासाउंड मशीन लगा दे, वोट उसको ऐसे ही जाते, उसको चुनाव प्रचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि भाई उसने अपने पैसों से इतनी एक मशीन लगा दी। आराकोट से लेकर के आप जो जितनी अपने पुरोला विधानसभा है डामटा तक, वहां तक देखिए आप कि जितने भी स्कूल हैं, टीचर की क्या व्यवस्था है। सरकारी स्कूल जो है उनके बुरे हाल हैं, और सड़कों का क्या कहूं, क्योंकि मैं जिस गांव से हूं वो शहीद के नाम की सड़क है। और ये दुर्भाग्य है क्योंकि राज्य में भी और केंद्र में भी जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, उसको राष्ट्रवादी सरकार कहा जाता है। कहते हैं कि वो शहीदों का अपमान नहीं करती है, लेकिन जब उस रोड को देखते हैं तो आंसू आते हैं, और उसके साथ साथ शर्म भी आती है। जब हमारे साथ लोग आते हैं तो लोग कहते हैं यार तुम लोग क्यों नहीं कुछ करते, हम क्या कर, हम बोलते हैं कुछ करते हैं। कई बार कोशिश की है तो कहते हैं यार इनको तो राजनीति करनी है, फिर राजनीति करनी तो राजनीति में आए हैं। अब कहते हैं कि पता नहीं, अब जो दुष्प्रचार होते हैं वो कई तरीके से होते हैं। सवाल यह है कि रोड हमें चाहिए, और उस रोड को बनाने का हमारा संकल्प है, और उसे हम पूरा करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये हमने संकल्प लिया हुआ है, कोशिश है और प्रयास आखिरी दम तक करते रहेंगे। इसके अलावा जितने भी हमारी तहसीलें हैं, जितने भी हमारे ब्लॉक हैं, उनको डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। आप देखेंगे महाराष्ट्र है, आप देखेंगे गुजरात है, आप देखेंगे चाहे हिमाचल है, यहाँ पंचायतें तक जो है डिजिटल से जुड़ चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ तो अभी तक पंचायत घर तक नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारा। और मैं क्योंकि राजनीति के रूप से नहीं बोल रहा हूँ, एक नेता के रूप से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उस क्षेत्र का हूँ तो पीड़ा भी होती है। मैं जिस व्यक्ति से मिलने की कोशिश की मैंने अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के ज्यादातर लोग देहरादून में मिलते हैं,
तो मैं मिलने की कोशिश की, मैंने कहा मुझे आप अपना आशीर्वाद दीजिए, मैं राजनीति में कुछ करना चाहता हूँ, अगर मुझे आप लोगों का सहयोग मिलता है तो शायद कुछ मैं कर सकता हूँ आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से। तो उन्होंने, उनका जो कथन है ना उसको आप समझने की थोड़ी सी कोशिश करें। हर व्यक्ति ये कहता है जो उधर का नेता है, कोई कहता है मेरी नड्डा जी से बात होती है, कोई कहता है मेरी अमित शाह से बात होती है, कोई कहता है मैं मुख्यमंत्री से एक घंटे तक बात करता हूँ। ये दुर्भाग्य है, अगर किसी व्यक्ति की 1 घंटे तक मुख्यमंत्री से बात होती है तो क्या वो सड़क का निर्माण नहीं करवा सकता है? क्या वो अपने यहाँ एक डॉक्टर को नहीं बिठा सकता है? लेकिन बात यह है कि वो भी एक तरीके से ठेकेदार बन के रह गए या बिचौलिए बन के रह गए। ये माहौल बनाने वाले लोग हैं कि किसकी तरफ आपको वोट देना है और क्यों देना है। जब तक हम ये डिसाइड ना करें कि हमने आज तक जिसको वोट दिया है उसके पीछे कारण क्या है, अगर वो कारण अभी तक पूरे नहीं हो सके हैं तो हम वोट क्यों दे रहे हैं, हम क्यों ऐसे व्यक्ति को वोट। ये जो माहौल बनाने वाले लोग हैं ना, ये बताते हैं कि क्यों वो देना है वोट। ये इसलिए देना है क्योंकि वो उसके पीछे खर्चा करते हैं लाखों रुपया। अभी जो भी कैंडिडेट है वो लाखों रुपए कर्जे से दबे हुए हैं, और मैं सौभाग्यशाली हूं राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी का कि मैंने इनके साथ जब वार्तालाप की, मैंने कहा मेरे पास एक पैसा नहीं है, और इन्होंने कहा हमारे पास भी नहीं है। मैंने कहा फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे? कि अगर अच्छी नीयत है, अच्छी नीति है तो सब चीज हो जाएगा, और वो हो रहा है। और इसके लिए मैं इनका धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं। और इसके साथ साथ जो मेरा कहने का मतलब था कि इतने सारे जो पैसे हैं, इतने सारी जो नीतियां आती है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ हर दूसरे घर पे नेता है, लेकिन वो नेता किस लिए है? वो शायद इसीलिए क्योंकि वहां से जो योजना आती है उसमें कमीशन खाते होंगे, शायद यही हो सकता है। जब उनका एक पंचायत के प्रति कोई योगदान नहीं है, एक क्षेत्र के प्रति कोई योगदान नहीं है, कोई आवाज नहीं सुनी है, जब भी कहीं बैठक होती है कभी क्षेत्र की मांग रखी हो, कभी कुछ धरने पे बैठे हो, कभी कुछ अपना विकल्प रखा हो, विजन रखा हो, मैंने तो नहीं देखा आज तक। और अगर कोई ऐसा नहीं है तो वो किस बात के नेता है? मैं इसके लिए बड़ा शर्मिंदा हूं अपने आप में, कि मैं कोशिश करूंगा आगे से कि जो विजन लेके मैं चला हूं वो विजन कोई छोटा मोटा नहीं है, उसके लिए शुरुआत है, छोटी सी शुरुआत है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि हम उसको अचीव करेंगे। आज नहीं तो कल लोग समझेंगे, लोग जानेंगे। हमारी बहुत बड़ी एक, अगर क्योंकि एक घंटों का प्रोग्राम है जो राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी है, उसमें आखिरी व्यक्ति जिसकी कोई बोलने वाला नहीं है, जिसका कोई सुनने वाला नहीं है, उसकी बात करने वाली पार्टी है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जो ये धन बल की राजनीति है, जो दल बदल की राजनीति है, जो भ्रष्टाचार की राजनीति है, उसको हम विराम लगा सकें। ट्रांसपोर्टेशन के हमारे क्या हाल है? आप देखिए कि हर गांव के लिए बसें जाती है, तो हम क्यों अपेक्षित हैं? अब मोरी ब्लॉक को देखते हैं तो ऐसा लगता है, आपको हैरानी होगी कि मोरी ब्लॉक जो है सबसे पिछड़ी हुई तहसीलों में गिनी जाती है। कितना दुर्भाग्य है। हमें इस बात के, मतलब हम वहाँ के नागरिक हैं तो हम इस बात पे शर्मिंदा भी होते हैं, और अपने आप में कोई शर्मिंदा नहीं होना चाहता है, लेकिन क्या करें, इन सरकारों ने, इन नेताओं ने हमें मजबूर किया है शर्मिंदा होने के लिए। मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि वोट जो है 5 साल बाद ये अवसर आता है, और 5 साल बाद जब ये अवसर आता है तो सोच समझो, एक बार तो सोच समझ के दो। राष्ट्रीय पार्टियां आएंगी, ये अपना बकरा भी लाएंगे, मीट भी लाएंगे, दारू भी लाएंगे, सब चीज लाएंगे, लेकिन ये काम की बात नहीं लाएंगे कभी, ये काम की बात नहीं करेंगे कभी। और जो काम की बात नहीं करेगा, जाहिर सी बात है वो व्यापारी है या ठेकेदार है, जो उधर से जो पैसा आएगा और इधर कहीं से वोट खरीद करके कहीं पे सीट बेचेगा। हमें इससे बाहर आना है। और हमारे यहाँ जिस तरीके से मैंने अभी तक कहा था कि भेड़ चाल भी है, हम कभी किसी जमाने में हम जब मंडुआ लगाते थे, मंडुआ उगाते थे तो, और मक्की उगाते थे, तो मैं अपने दादा दादी से पूछता था कि हमारे यहाँ गेहूं की रोटी क्यों नहीं मिलती है खाने को? तो वो कहते थे कि हमारे यहाँ गेहूं कम होता था ना, बचपन में किसी ने गेहूं की रोटी नहीं खाई है, ज्यादातर मंडुआ या वो खाते थे, मक्की खाते थे। तो ये जो चीजें हैं, इसके पीछे भी ये भेड़ चाल है। हम सुधर गए हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने, जो बंगाल का क्षेत्र है वो हिमाचल से सीखा सीखी में, देखा देखी में थोड़ा सा नकदी फसलों पे आया है। लेकिन जब मैं इधर भ्रमण कर रहा था कई जगहों पे, इवन जौनसार में भी, तो मैंने ये देखा कि एक तरीके की हम फसलें उगाते हैं। तो जो हिमाचल मॉडल का, हिमाचल का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें ये है कि पहले सॉइल टेस्टिंग हो, वैज्ञानिक आए, लोग देखें कि इसमें क्या उगाया जा सकता है। हम जब लगाते हैं तो एक तरीके की वैरायटी लगाते हैं, सेब, भैया हमें सेब लगाने हैं, हमें ये नहीं पता कि कौन सी वैरायटी किस जगह पर लग सकती है।
अभी या मुख्यमंत्री कर सकता है, ग्राम प्रधान तक कर सकता है, लेकिन बात है कि क्या उनके पास ये विजन है, उनके पास ये विचार है, उनके पास ये नीति करने के लिए कुछ, उनका तो सिर्फ यही रहता है कि कितना परसेंट बनता है, जो योजना आई है इसमें मेरा कितना परसेंट है। जब हम इस परसेंटेज से बाहर आएंगे तब हम क्षेत्र के बारे में सोच सकते हैं। मैं आप लोगों का अपना बच्चा हूं, भाषणबाजी करने से मैं बचता हूं मोस्टली, लेकिन जो विजन है वो आप लोगों को बताना मेरा फर्ज है। मेरे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी सोच है। मैं चाहता था कि बंगाण का अपना एक मार्केट हो। हम सारे या तो विकास नगर पे डिपेंडेंट है या फिर रोडों पे डिपेंडेंट, हमारा अपना क्यों नहीं है? क्यों नहीं भी अपना नहीं है हमारा, तो हमारा बंगाण हो सकता है। मेरा विजन था कि पुरुला जो है जिला हो, मेरा था कि पुरुला जो तहसील हमारी मोरी वाली है वहां पर नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी है, मेरा ये संकल्प था कि वहां पर इतना डिजिटलाइजेशन कर दूंगा कि जो पिछड़ी हुई तहसीलों में है वो सबसे प्रथम बन जाए। ये मेरा संकल्प था। और ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े काम नहीं है, ये हवाई बातें नहीं है, ये सब हो सकता है। ऐसे बुद्धिमान लोग मेरे साथ है, ऐसे बुद्धिमान लोगों का मेरे साथ आशीर्वाद है, तो सब चीज संभव है। लेकिन बात घूम फिर के आती है कि सरकार है तो अधिकार है। अगर जीत के जाएंगे तभी कर सकते हैं, अन्यथा ये बातें हैं। और जो इतिहास लिखा जाता है वो जीते हुए का लिखा जाता है, हारे हुए का नहीं लिखा जाता है। लेकिन मेरे पास उम्र है, मेरे पास अनुभव भी है, थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश कर रहा हूं, कोशिश करेंगे। बाकी अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, सफल भी जरूर होंगे। तो मैं चाहता हूं कि क्योंकि हमारे बीच में हमारे अगुआ लोग हैं, हमारे गणमान्य लोग हैं, इनके विचार भी हमें सुनने हैं। और जो छोटी मोटी बातें रह गई हो वो भी ये पूरा करेंगे, और जो बड़े विजन है उन पर भी अपना कृपा दृष्टि बनाएंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप इतनी संख्या में यहाँ पर आए और मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि 14 तारीख को मुझे इसके परिणाम अच्छे मिलेंगे और 10 तारीख को मुझे आपकी सफलता भी मिलेगी और आपका आशीर्वाद भी मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आरपी विशाल। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, पार्टियों में सबसे पहले पंचायत लेवल पे अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, फिर उनको चुन के ब्लॉक लेवल पे भेजते हैं, ब्लॉक स्तरीय नेता हो गया, फिर जिला के अधिकारी बनाते हैं, फिर प्रदेश के बनते हैं और फिर वो देश तक पहुंचते हैं। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राम प्रसाद विशाल आज हमारी राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी में एक गांव के नेता नहीं हैं, ब्लॉक के नेता भी नहीं हैं, जिला के नेता भी नहीं हैं, प्रदेश के भी नेता नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं जो दिल्ली में बैठ के निर्णय लेंगे देश के लिए, उस श्रेणी के आदमी हैं। और आप देखिए हमारी वेबसाइट में राष्ट्रीय लोकनीति.org जब देखेंगे तो इनका फोटो वहां पे आपको दिखेगा कि राष्ट्रीय लेवल के जो लोग हैं उनमें से राम प्रसाद विशाल आपके बंगाण क्षेत्र के हैं। इतने उच्च स्तर पे जो आदमी पहुंच सकते हैं अपनी मेहनत और दूरदृष्टि से, उसको आगे लाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। और मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच जो एक प्रखर व्यक्ति हैं, अधिक तो उनके मुंह से ही सुनेंगे, मैं निवेदन करना रहा हूं श्री प्रकाश थपलियाल साहब से, आशीर्वाद दें हमारे कैंडिडेट को और साथ में अपने आशीर्वचनों से हमारी जनता के लिए भी आश्वासन दो कि 10 तारीख का जो दिन होगा राम प्रसाद विशाल का दिन होगा। प्लीज। धन्यवाद शर्मा जी। बहुत आशाओं के साथ आज हम मासूदेव की धरती पर आप लोगों से पहली बार रूबरू हो रहे हैं। यूं तो जब मैं छोटा था, मैं पौड़ी गढ़वाल से हूं और हमारे नेता उस समय हेमवती नंदन बहुगुणा जी जब हमारे क्षेत्र में आए तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को मैं स्विट्जरलैंड बनाने की परिकल्पना रखता हूं। वो दिन नहीं आया, लेकिन भगवान ने मुझे ये मौका दिया। मैं फौज में गया, फौज से मुझे हिंदुस्तान की सरकार ने मिसाइल्स के लिए फ्रांस भेजा और फ्रांस से मैं स्विट्जरलैंड के गांव-गांव घूमा और मैंने पाया कि अगर इतना सुंदर भौगोलिक स्थिति जो स्विट्जरलैंड की है उससे कई सुंदर हमारी उत्तराखंड की है,
और इन भावनाओं के साथ मैं जब यहाँ लौटा तो मैं, जैसे युवा हमारे विशाल जी हैं, ऐसे ही उत्सुकता में आ गया। राज्य आंदोलन हुआ। राज्य आंदोलन का सिपाही बनकर सैनिकों को संगठित करके मैंने राज्य की लड़ाई लड़ी। आप लोगों ने अगर रामपुर तिराहा कांड सुना होगा तो उस रामपुर तिराहा कांड में भी मैं वहां मौजूद था और धीरे धीरे हमने राज्य हासिल कर दिया। 2000 में हमें राज्य मिला और राज्य मिलने के बाद एक सपना जो संजोया हुआ था वो 20 साल में लगभग खत्म हो गया। हम वो लोग हैं, हमने ये सोचा कि कांग्रेस और भाजपा के बूते के बाहर है राज्य की विकास की नींव रखना, और ये सिद्ध भी हो गया 20 साल में। इनका तो व्यवसाय है राजनीति। और हमने हमेशा एक प्रयास किया, क्योंकि माननीय पांगती जी उत्तर प्रदेश की सरकार में सबसे ईमानदार अधिकारियों के रूप में आप शुमार थे। इस क्षेत्र में जो बुजुर्ग लोग हैं वो जानते हैं कि ये व्यक्ति है क्या। मैं जब पहले इनके साथ आता था और यहाँ के जनप्रतिनिधि मिलते थे तो वे भगवान के रूप में उनको देखते थे। लेकिन 20 साल में हम इस राज्य को वो राजनीति नहीं दे पाए जो इस राज्य को खुशहाली दे पाए। और उसका कारण था कि इस राज्य में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति ने प्रवेश किया और प्रवेश करते करते हमारे क्षेत्र को वीरान करते हुए आज पूरे उत्तराखंड को निगलने के कगार पे पहुंच चुकी है भस्मासुरी राजनीति। और उस राजनीति का विकल्प ढूंढने में जो हमें 20 साल लग गए, तो हमें हाल में ही डॉक्टर LC शर्मा साहब मिले और उन्होंने बोला कि आपके राज्य में तो राजनीति चल रही है और राजनीति एक व्यवसाय बन चुकी है, लोक नीति और जननीति तो है ही नहीं। बस ये चीज समझते हुए हमने उनका पल्लू पकड़ा। पल्लू पकड़कर कल उन्होंने आवाज दी, हम यहां पे पहुंचे, क्योंकि उत्तराखंड का एक कोना है बरोला और विधानसभा है एक। और राजनीतिक परिवर्तन की जो क्रांति की शुरुआत हो रही है वो उसी तर्ज में होने जा रही है जिस तर्ज में हमारा नंदा राज जात चलती है। आपने नंदा राज जात सुना है? मेरी ख्याल से बहुत कम लोगों ने नंदा राज जात सुनी है, क्योंकि नंदा उत्तराखंड की आराध्य देवी है, जिसके बारे में पांगती साहब निरंतर जनता को बताते रहते हैं और उसके ऊपर आपने पुस्तक भी निकाली है। तो मेरी ख्याल से नंदा राज जात सर लगभग किसी को नहीं मालूम। हमारे यहाँ उत्तराखंड में नंदा राज जात एक बहुत महाकुंभ है उत्तराखंड का, समझो। उस देवी की जो शुरुआत होती है यात्रा की नौटी से शुरू होती है और हिमालय में खत्म होती है, होमकुंड में खत्म होती है। तो इसको मैं ज्यादा न बोलकर मैं ये मानता हूं कि उस नंदा राज जात में हम एक चौसंगा खाडों को आगे करके सारे लोग चलते हैं। तो
तो राजनीति की जो एक शुरुआत आज इस भूमि से हो रही है और उसकी अगुवाई हमारे राम प्रसाद बिसाल जी कर रहे हैं, तो वास्तव में वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये लड़ाई हमारी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है साथियों। और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में जो हम हिमाचल की राजनीतिक संस्कृति, जिसको माननीय डॉक्टर शर्मा साहब ने एक लोक नीति के माध्यम से बनाया है, उसको हम यहां पे किस तरह से प्रचार और प्रसारित करेंगे, ये आगे मेरी ख्याल से उन्होंने बता दिया होगा। और हमारे जो कैंडिडेट हैं राम प्रसाद जी, उन्होंने आपको पूरे डिटेल में बता दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं ज्यादा ना बोलते हुए एक बहुत कठिन कार्य की शुरुआत राम प्रसाद बिसाल जी ने की है, और ये युवा किस तरह से इस रावणी राजनीति से लोहा ले, वो इस फौज के ऊपर है जो सेना आज इस ग्राउंड में खड़ी है। बड़े आशा के साथ मैं चाहता हूं कि हम इसमें सफल हों, और राम प्रसाद जी को, क्योंकि आपने कहा था कि मैं पुरोला से राम प्रसाद बिसाल जी को विजयी बनाकर उत्तराखंड की विधानसभा में भेजूंगा। मैं इन्हीं आशाओं के साथ कि हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, और जो एक नए अध्याय की शुरुआत यहां से हुई है, इस अध्याय के सिपाही बनकर और आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिला के चलेंगे। मैं, क्योंकि माननीय पांगती जी को लोग सुनना चाहेंगे, क्योंकि वे अभी लैंसडाउन, यमकेश्वर, तमाम विधानसभाओं, कोटद्वार विधानसभा को छूते हुए आज हम पुरोला पहुंचे हैं, और पुरोला में हम राम प्रसाद बिसाल जी के लिए मासु देवता से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ की जनता ऐसे युवा को विधानसभा में भेजे जो निश्चित रूप से जिसका विजन बिल्कुल साफ है, जिसका जो साहस है वो ऐसा साहस है कि जो किसी भी वीर की माफी हमें एक नया रास्ता प्रशस्त करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद थपलियाल साहब, आपका ये आशीर्वाद निश्चित रूप से रंग लाएगा। आभार दिल की गहराई से। और मैं निवेदन करने वाला हूं आज के जो हमारे मुख्य अतिथि है श्रीमान श्री एस पांगती साहब, आप अपने आशीर्वचन से हमारे प्रतिनिधि को प्रफुल्लित करेंगे, मार्गदर्शित करेंगे, और आप सभी के जो तमाम काम इसके बाद होने हैं उसमें माननीय पांगती साहब का एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन इस पूरी राष्ट्रीय लोकनीति को भी मिलना है। इसी के साथ मैं आपको निवेदन करता हूं सर, आपके आशीर्वचन सुनने के लिए सभी लोग लालायित थे। श्री पांगती साहब। डॉक्टर शर्मा जी, पंचासीन सभी पदाधिकारीगण तथा हमारे युवा प्रत्याशी, निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी विशाल जी तथा उपस्थित सभी यहाँ के प्रबुद्ध जनता, माताओं, बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, ये यहाँ बार बार उत्तराखंड में ये आवाज़ आती रहती है कि हमारी धरती इतनी सुंदर धरती है, इतना सरसब्ज धरती है, यहाँ की घाटियाँ बहुत उपजाऊ हैं, यहाँ पानी बहुत है, नदियाँ बहुत है। हमारे पानी में न केवल खेती के लिए वो शक्ति देने वाली जल हमारे पास है, बल्कि जल विद्युत उत्पादन करने के लिए भी हमारे पास बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। फिर भी हमारे प्रदेश की ये गति क्यों है? क्यों यहाँ भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है, विकास कम होता है?
तो इस पर विचार करते हुए जब मैं सेवा में था तब भी हमने अपनी जब नौकरी में थे तो बोल नहीं पाते थे, बोलने की इजाज़त नहीं होती थी हमको, लेकिन अपने जहाँ तक होता था उसमें सरकार को अपनी राय देते थे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ बातें सुनी जाती थी। अब वर्तमान में तो जो मुझे ज्ञात हुआ है, अब कुछ अधिकारियों और नेताओं में भी आपस में साठगांठ हो गई है। जनता की बात कोई सोचता ही नहीं। वो तो केवल ये सोचते हैं कि एक धंधा है, पैसा इन्वेस्ट करो, फिर उसको उतना ही पैसा कमाओ, सत्ता हथियाओ और उतना पैसा फिर कमाओ, फिर पैसा इन्वेस्ट करो, फिर जीतो। यही प्रवृत्ति रह गई है। जनता का इसमें कहीं ध्यान नहीं जाता, उनका कोई योगदान नहीं होता। तो इस पर विचार करते हुए मैं हूँ, ठबलाल जी हैं, ऐसे हमारे बहुत सारे साथी हैं, हमने अध्ययन किया। तो उसमें एक ये हुआ कि क्योंकि ये भ्रष्टाचार और जनता की उपेक्षा इसलिए होती है क्योंकि आप केवल दो विकल्प, दो ही पार्टी आपके पास है, एक भाजपा और कांग्रेस। बारी बारी से वो कहते हैं कि 5 साल तुम लूट लो, उसके बाद 5 साल हम लूट लेंगे, इन लोगों को बोलने दो जो कुछ बोलना था, सत्ता में तो हम ही नहीं आना है। इसके लिए आवश्यक हो गया कि हम तीसरा विकल्प भी उनको दिखा सकें, ताकि उनके मन में भय हो कि भाई तुम भाजपा कांग्रेस में भी हमारे दुश्मन नहीं है, कोई पाकिस्तान से लेके नहीं लाए हम, ये हमारे भाई बंद हैं। लेकिन उनके मन में वो भय नहीं है कि मैं गलत काम करेंगे तो अगले साल हमको ये कुर्सी से नीचे उतार देंगे, ये भय नहीं है। वो भय पैदा करने के लिए एक तीसरा विकल्प हमारे पास होना चाहिए। तीसरे विकल्प के लोग सामने होने चाहिए ताकि हमको कह सकें कि अगर तुमने ठीक काम नहीं किया तो देखो हमारे तीसरा विकल्प के हमें नौजवान यहाँ पर तैयार है सत्ता में आने के लिए और वो अच्छा प्रशासन देने के लिए तैयार है। इस प्रयास में हमने जो तीसरे विकल्प में, लेकिन दुर्भाग्य से छोटे छोटे दल बहुत आ गए, करीबन कितने 40 से ऊपर यहाँ क्षेत्रीय दल पंजीकृत हो गए। राष्ट्रीय दल जैसे आपका राष्ट्रीय लोक नीति दल भी है, वे आ गए। इन सबों को हमने कहा कि तुम अकेले अकेले लड़ोगे तो कदाचित इन दो राक्षसों से आप मुकाबला नहीं कर पाओगे, आपकी वही गति होगी जो भूतकाल में होता रहा है। तो इनको हमने एकत्र करने की कोशिश की और अधिकतर लोगों ने इसमें सहमति दी। मुझे कहते हुए खुशी होती है कि ये राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने भी सहमति दी कि हाँ, हम मिलकर जो तीसरे विकल्प के लोग हैं आपस में मिलकर आपसे समझौता करेंगे। एक क्षेत्र से तुम लड़ो, एक क्षेत्र से दूसरा लड़ो, दूसरे व्यक्ति लड़े। इस तरह से कदाचित हम सत्ता में नहीं तो विपक्ष में आने लायक हो जाएंगे। तो इसमें सहमति हुई। सहमति होने के बाद ये तैयारी की गई कि जहाँ जहाँ हमारे आपस में तालमेल हो जाता है तो वहाँ हम लड़ेंगे, जहाँ नहीं होगे कोई बात नहीं, फ्रेंडली मैच भी खेल लेंगे। तो इसलिए कहीं तो उस सहमति के अनुसार एक ही दल प्रत्याशी है, कहीं कहीं 2 है 3 है, तो वो आपस में उनको कहते हैं कि आपस में लड़ना नहीं, अगर गाली देना है तो ये 2 भाजपा और कांग्रेस को गाली देना, आपस में मित्रता बनाए रखना। इस तरह से फ्रेंडली मैच भी चल रहा है। ये अब इसमें अब यहाँ पर बार बार आज भी ये बात आई, हिमाचल के तर्ज पे हमको काम करना चाहिए। हिमाचल देखिए, हमारे उत्तराखंड और हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति में बहुत अंतर नहीं है। एक प्रकार के लोग हैं, एक प्रकार की परंपराएं हैं, एक प्रकार का भौगोलिक परिस्थिति है। तो वहाँ इतना विकास हो रहा है, इतना अच्छा काम हो रहा है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा? तो अक्सर यही कहते हैं हिमाचल के तर्ज पे होना चाहिए। और सौभाग्य देखिए, हिमाचल के सबसे नज़दीक का ये जो विकास ये निर्वाचन क्षेत्र है, यही पुरोला हिमाचल के सबसे निकट सीमा एक है। तो ये द्वार है हिमाचल, अगर से प्रवेश करना है, वहाँ के कुछ सीखना है, तो कदाचित यहाँ से वो शिक्षा हमको या पूरे उत्तराखंड में लाना है। तो अब हिमाचल का पैटर्न और हमारे पैटर्न में क्या अंतर है, इसको सोचना पड़ेगा। उदाहरण के लिए यहाँ आजकल कृषि कानून का बड़ा हल्ला है। कृषि कानून क्या होना चाहिए, कृषि का जो वह है प्रक्रिया है वो क्या होनी चाहिए, एक तो ये है। दूसरा ये आता है यहाँ कि जो कृषि कानून यहाँ भू कानून का जो सिलसिला है वो हमने हिमाचल प्रदेश से सीखना है। तो यहाँ जो भू कानून है उसमें हिमाचल में क्या है और हमारे यहाँ क्या है, क्यों हम कह रहे हैं कि हिमाचल का पैटर्न को अपनाते हैं, वो समझना होगा। हिमाचल प्रदेश में शुरू से आज़ादी के बाद से तब से उन्होंने अपने कानून में परिवर्तन करके ये प्राविधान करा रखा है कि बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ आएगा तो उसको हम
कृषि भूमि क्रय नहीं देंगे उनको। वो एक ही शर्त पर उनको कृषि भूमि क्रय करके देंगे कि वहाँ अगर वो उनको हमारी कृषि भूमि में इंडस्ट्री लगानी है, उद्योग लगाना है, तो वहाँ उस उद्योग में सबसे पहले तो वो हमारे हिमाचल प्रदेश के लोगों को ही उसमें नौकरी देंगे, उन्हीं को देंगे, वरना नहीं देंगे। अदरवाइज अगर नहीं करते हैं वो तो 1 इंच जमीन हमको नहीं देंगे। और वही भू कानून हमने यहाँ कहा कि उसी तरह से हिमाचल की तरह से यहाँ लागू कीजिए। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उनसे उनको समझाने की कोशिश की, उन्होंने हाँ तो भरी, कहा हाँ करेंगे, वैसे करेंगे जय हिमाचल में। लेकिन किया क्या, ये कर दिया कि 500 वर्ग मीटर हम बाहर के लोगों को दे सकते हैं, उसके अधिक नहीं दे सकते। अब जब 500 वर्ग किसी ने ले लिया, कृषि भूमि यहाँ क्रय कर लिया, तो फिर तो यही का निवासी हो गया, यहाँ का भूमि का अधिकारी हो गया, उनको भू राजस्व के तहत वो यहाँ के माने जाएंगे। उसके बाद उनको आपके परमिशन की आवश्यकता नहीं, वो जितनी जमीन है खरीद सकते हैं। तो यही यहाँ ये हुआ, उनको 500 वर्ग की इजाजत मिली, और उस 500 वर्ग मिलने के बाद उन्होंने यहाँ बड़े बड़े रिजॉर्ट बना दिए, बगल के जमीन खरीद के। आज मैं देख रहा हूँ जगह जगह यहाँ रिजॉर्ट खोले हैं। हम वहाँ पूछते हैं कि किसका है, तो उत्तराखंड का एक व्यक्ति नहीं मिलता है। तो हिमाचल में क्यों नहीं घुस पाए, जो वहाँ के जिसको हम भू माफिया कहते हैं, वहाँ क्यों नहीं घुस पाए? क्योंकि उनका जो भू कानून है अपने तरीके का है, वो अपने परमिशन के बिना उनको वहाँ घुसने नहीं देते हैं, कुछ काम करने नहीं देते हैं। हमारे यहाँ उसके बाद उसको 250 वर्ग मीटर कर दिया था, उसको आज वर्तमान में तो शायद सभी कुछ हटा दिया, सब प्रतिबंध हटा दिया। बाहर के व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि जितनी जमीन चाहे तुम आओ हमारे से क्रय करो। नतीजा है यहाँ आपको नहीं दिखाई देता, दूरस्थ देश है, तराई क्षेत्र में जाइए आप, जहाँ पे हम पहाड़ में चलते हैं तो ये बड़े बड़े रिजॉर्ट बने हुए हैं। किसका है वो, दिल्ली वाला है, किसका है ये पंजाब वाला है, किसका है ये बम्बई वाला है, पहाड़ का एक व्यक्ति नहीं। वहाँ अंदर घुस के देखिए, वहाँ पर जो उनके वहाँ होटलों में जो कर्मचारी हैं वो भी हमारे उत्तराखंड के नहीं, वो भी बाहर से आए हैं। कोई बिहार का है, कोई पंजाब का है, कोई बंगाल का है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कहते हैं कि भू कानून हम हिमाचल की तरह हमारा लागू करेंगे, लागू हमने हिमाचल के तर्ज पर नहीं किया। तो मांग वही आ रही कि जो हिमाचल में है वही व्यवस्था यहाँ भी लागू, उनसे सीखिए। उसी तरह से जो मैं पहले कृषि कानून कह रहा था, कृषि में हिमाचल प्रदेश ने प्रगति क्यों की? अभी हमारे युवा साथी विशाल जी बोल रहे थे कि हम सेब पैदा करते हैं, जब बेचने जाते हैं तो उसको भी हिमाचल के नाम से जो बिकता है, अगर आप कहोगे ये उत्तराखंड का सेब है, कोई नहीं खरीदता। वही सेब आपके यहाँ पैदा होता है, सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र से सेब बिकने को जाता है। लेकिन आपका सेब आप कहोगे कि उत्तराखंड का सेब है, तो खरीदने वाला खरीदेगा। कहाँ का खरीदेगा? हिमाचल के नाम से खरीदेगा। तो ये क्यों है? क्योंकि डॉक्टर परमार जी ने जो वहाँ की नीति रीति में जो वहाँ के स्थानीय लोगों को प्रमुखता दी, उसके कारण वहाँ इतना प्रचार हुआ। हिमाचल का आलू, आज भी हमारे यहाँ भी वही आलू होता है। वो कोई ऐसी व्यवस्था हो कि उसको दिल्ली के मंडी में उसको बिक्री की जाए, ताकि उसका लाभ हमारे काश्तकार को यहाँ। अब आलू पैदा करते हैं, उसने बहुत अच्छी क्वालिटी में मेहनत करके, खाद लगा के, सिंचाई करके, अब जब बिकेगा नहीं तो क्या करेगा? अगले साल से आलू पैदा करना बंद कर देगा। हिमाचल प्रदेश में ऐसी एक चीज, अंत में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो यहाँ अभी हमारे युवा साथी जो अभ्यासी यहाँ कह रहे थे, हमारा विकास। अभी हम आ रहे थे तो ये घाटी इतनी सुंदर लगी, जो हमारे साथ पहली बार है। मैं तो कहे यहाँ और सिंचाई के बड़े वो बने हुए हैं, गूल बने हैं। तो उसमें आपने एक प्रश्न किया कि फिर भी हमारी नदी में उतना पानी नहीं है, हम सिंचाई करें तो करें किससे? गूल बने हुए सब सूखते हैं, किसी गूल में भी पानी चलते हुए नहीं देखा आज हमने। तो चिल्लाते रहोगे बांध होना चाहिए, हो तो बांध बन सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं, बड़े बड़े टेढ़ी बांध बना है। तो ये निर्णय कौन लेगा? वो निर्णय लेने के लिए कौन बैठे? दिल्ली में बैठे, देहरादून में बैठे। वो आपके विकास के प्रति चिंता नहीं करते हैं, उनको अपनी जेब की चिंता होती है। इसलिए वो निर्णय करने का जो सिस्टम है वो यहाँ लोकली, क्योंकि अदरवाइज वो तो खाने कमाने का उनका धंधा बंद हो जाएगा। तो यहाँ का स्थानीय व्यक्ति जो इस मुद्दे को उठा रहा है यहाँ से कि यहाँ बांध बननी चाहिए, और बांध बनाने की स्वीकृति देने का अधिकार हमको मिलना चाहिए, जो संविधान में आ गया है, प्रावधान उसको लागू किया जाए। तो आपको सोचना होगा, अगर आपको अपने क्षेत्र के लिए जैसे
यहाँ की सड़कें, वो उसको मालूम है कि हमारी सड़क की दिक्कत कहाँ है, कौन सा सड़क टूटा हुआ है, तो वो देखेगा, आपकी आवाज़ सुनेगा। और आए हम एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ, हम हिमाचल पैटर्न बोल रहे हैं। जो ये राजनीति की नई नीति भी आप लेके आए हैं, कदाचित ये भी हिमाचल प्रदेश से ही नई जो चुनाव की जो नई परिपाटी है वो भी यहाँ से बह के आएगी। और हम हिमाचल प्रदेश से हमारे डॉक्टर शर्मा हैं, इनके साथी जितने भी आए इनको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने क्षेत्र को छोड़ के यहाँ पर भी उसी पैटर्न को लेकर आप यहाँ पर आए हैं, उसको यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। आपकी अगर इनको सहभागिता मिले, एक प्रत्याशी भी आप इनको दे दें, तो इस एक प्रत्याशी के माध्यम से ये गंगा यहाँ भी बहेगी। इन शब्दों के साथ मेरी शुभकामनाएं हमारे युवा प्रत्याशी को। मैं आपको मुझे अधिकार है आपको आशीर्वाद देने का, क्योंकि मैं आपके दादाजी की उम्र का हूँ, इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूँ, आपकी शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सब लोगों को मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसे प्रत्याशी को आप समर्थन दें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अधिकार नहीं बल्कि आपने तो अनुग्रह किया है। 82 वर्ष के पांती साहब देहरादून से चल के यहाँ पहुंचे हैं। सोचिए इनके दिल में क्या पीड़ा है इस प्रदेश के प्रति, और एक अच्छी सोच को आगे बढ़ाने के लिए कितने मेहनत करके यहाँ पे पहुंचे हैं, और हम सबको आशीर्वाद देने। हम बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपके, आपने आशीर्वाद हमें दिया। और अंत में मैं निवेदन करूंगा, राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के जो कार्यवाहक मुख्य समन्वयक हैं नेशनल कोर वर्किंग कमेटी के श्री DN चौहान जी, जिनके पास हिमाचल प्रदेश का दायित्व भी अलग से है, तो मैं निवेदन करूंगा धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में, और अपना आशीर्वाद देके हिमाचल मॉडल तो आपके माध्यम से यहाँ पे आना है कि आप चंद शब्दों में हमारे माननीय मुख्य अतिथि का और सभी का धन्यवाद के रूप में प्लीज। आज के मुख्य अतिथि पांती साहब और साथ ही थापलियाल साहब, डॉक्टर LC शर्मा जी और मैडम शर्मा जी, और हमारे बीच आपने जो प्रतिनिधि दिए हैं RP विशाल जी, मुझे यहाँ आके बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी आपकी कुरुला सीट से एक प्रत्याशी सामने लाई है, और एक बड़े विशाल अपना विजन लेके आई है। हम देखते हैं यहाँ पर, मैं भी यहाँ घुमा हूँ कुछ एरिया में, तो ये पाया कि विकास के नाम से यहाँ शायद ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं है, और जो कुछ हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। यहाँ पर जो समझने में आया है, लोग वोट लेने जाते हैं, दारू पानी और मीट का लालच दे के वोट एक बार ले लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं लेते हैं, ना काम की ना आपके लिए कोई सुविधाएं जुटाने की। हमने अपने जो प्रतिनिधि दिए हैं आपको, वो एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ऊंचे विचार रखने वाले हैं, विकास के प्रति सजग हैं। उन्होंने काफ़ी सारी कोई 30 के आसपास यहाँ की जो प्रॉब्लम है उनको सामने लाए हैं, जिनको वो सॉल्व करना चाह रहे हैं, और आप लोगों को उन्होंने खुद भी बता दिया है। और एक बात आई है कि हिमाचल मॉडल की, यहाँ पर लोग देखता हूँ मैं कि कृषि कर रहे हैं, खेती बाड़ी मेन एक पेशा है लोगों का। उसके बाद काफ़ी सारे लोग बाहर जाते हैं, उत्तराखंड से कई बार मुलाकात होती रहती है, चंडीगढ़ में होती है, दिल्ली में होती है, या देहरादून में होती है, तो वहाँ मालूम पड़ता है कि लोग बाहर जाके कमा के आ रहे हैं, वो सिर्फ अपना गुजर बसर मुश्किल से कर पाते हैं वहाँ पर। तो जब मैं यहाँ देखता हूँ उत्तराखंड में, यहाँ के इतनी अच्छी वैलीज हैं, इतने अच्छे खेत हैं और पानी की सुविधाएं भी हैं, तो वहाँ एक अपार संभावना है आमदन को अच्छा तरीके से बढ़ाने की। जितना वो उधर कमाते हैं उससे ज़्यादा यहाँ कमाते हैं, कमा भी सकते हैं और बेचा भी सकते हैं, लेकिन काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर्यटन
की अपार संभावनाएं हैं। हम इसी वैली को देख रहे थे कल भी कि बहुत सारी जगह में डेवलप किया जा सकता है। लोकल युवकों को प्रशिक्षित करके उनको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आगे लाके उनको सहायता देके और उनको मार्केटिंग की सुविधाएं प्रदान करके एक काफी बड़ा रोजगार का सृजन किया जा सकता है। इसी तरीके से मुझे याद आया है एक 55 साल पुरानी बात थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूँगा। काफ़ी सेंटिमेंटल में हुआ भी यहाँ आके। रामसराय हम गए थे तो मैं बचपन से सोचता रहता था कि ये रामसराय है कहाँ, एक बार जाना चाहूँगा वहाँ, क्योंकि पुराने टाइम में हमारे दादाजी कभी आए थे यहाँ पर, यहाँ से बड़ी अच्छी किस्म के बैल खरीद के ले गए थे। वो हमारे पास थे, मैं उनके ऊपर बैठता भी था। वो इतना बनाने में भी अच्छा था और श्री भी था। तो पानी पीने ले जाना उनको, मैं बैठ के जाना उसे। तो मेरे दिमाग में ये हमेशा था तो ये रामसराय है कहाँ। तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ आरपी विशाल की वजह से, क्योंकि हमारे से यहाँ से प्रतिनिधि रहे हैं, प्रतिनिधि है आपके सामने। और वहाँ जाके देखा मैंने, वाकई रामसराय है, वहाँ पर भी अपार संभावनाएं हैं विकास की। खेती के बड़े बड़े अच्छे खेत हैं वहाँ पर। लोग अभी तक चावल और गेहूँ और उसी में ही मुझे लगता है कि अपने लायक ही करते हैं और बेचते भी हैं, काफ़ी बेचते हैं। यहाँ का धान, यहाँ का चावल काफ़ी जगह बिकता है। रोडू का चावल 500-600 रुपये किलो बिक जाता है। एक बेजा जगह है वहाँ पर, उसको GIS इंडेक्सिंग की गई है, पेटेंट किया गया है। उसकी डिमांड इतनी है कि उस चावल की तो वो बड़े अच्छे दाम से बिकता है और प्रोडक्शन कम होती है। तो यहाँ अपार संभावनाएं है। हम लोग ये देख सकते हैं क्या इस चावल को भी उसके मुकाबले में उसके साथ खड़ा किया जा सकता है। अब अगर खड़ा किया जा सकता है तो यहाँ की प्राइस लोगों को ज़्यादा अच्छा मिल सकती है, ज़्यादा अच्छा आमदन हो सकती है उससे। और जो बेकार जमीनें हैं वहाँ भी कुछ आप कैश क्रॉप्स की बात कर सकते हो, फिशरीज की बात कर सकते हो। पोल्ट्री फार्म एक मैंने देखा है, शायद किसी ने शुरू किया है। तो यहाँ टूरिस्ट बहुत आता है। दूध की अंपायर जिसकी दूध के लिए बड़ी यहाँ आवश्यकता है, टूरिज्म है, काफ़ी जगह तो है। इस एरिया में भी पुरोला क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने एक काफ़ी हमने सोच विचार करके कुछ योजनाएं बनाई हैं कि देश में कृषि के लिए क्या करेंगे, युवाओं के प्रशिक्षण के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए क्या करेंगे, या रोजगार होगा तो कहाँ होगा, कैसे होगा। अभी तक हमारे युवाओं को ये भी मालूम नहीं है कि हम लोग पढ़ लिख के 10 पढ़ के करेंगे क्या, जाएंगे क्या। सबको ये लगता है कि हम पुलिस में भर्ती होंगे। वो तो आपको बताया आरपी विशाल जी ने कि वहाँ 7 लाख, शायद आपने बताया है कि 7-7 लाख रुपया लेते हैं उसके लिए, क्या बोलते हैं आपका, रिश्वत। तो ये रिश्वत का एक कल्चर हुआ है। बड़ी पार्टियों ने, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उन्होंने एक कल्चर को डेवलप किया है और अपने ऐसे लोगों को बिठाया है जो काम बिना दाम के नहीं करते। तो हमें ये व्यवस्था को चेंज करना है। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी अगर आई है सामने, वो व्यवस्था चेंज करने के लिए आई है। एक ईमानदार, स्वच्छ छवि के लोगों को शासन व्यवस्था में लाना चाहती है। तो उसके लिए आप सबका योगदान होना बड़ा जरूरी है। आप लोगों का वोट आरपी विशाल को मिलेगा तो जरूर कामयाब होंगे। और आप लोग अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने सहयोगियों से भी अगर बात करें कि हमें किस आदमी को आगे लाना है। क्या जो अभी MLAs हैं, एक पार्टी से दूसरी में जाते हैं, दूसरी से पहली में आते हैं, वो किस लिए आते हैं? व्यवसाय करने। अगर उनके पास विजन होता यहाँ के विकास के लिए तो आजकल बहुत कुछ हो जाता। अब आप ये ग्राउंड देख रहे हो यहाँ पर, ये सिर्फ एक ग्राउंड के तौर पर है। एक स्टेडियम बन सकता, अच्छा बढ़िया स्टेडियम बन सकता, जिसकी वजह से यहाँ काफी सारे टूर्नामेंट होते थे, व्यवसाय बढ़ते। मार्केट देखते हैं कि वहाँ भी हमने कई सारी खामियां पाई हैं जो की जा सकती हैं। तो यहाँ जो विकास के लिए संभावनाएं बहुत ज्यादा है, जिसके लिए काम करने के लिए कोई उच्च शिक्षित व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति और जिसके पास क्लियर कट विजन है कि काम करना है, मेहनत करना है, विकास करेंगे तो यहाँ समृद्धि आएगी। अगर यहाँ लोगों की समृद्धि आएगी, अपने आप ही MLA की समृद्धि भी आएगी।
क्योंकि जब आमदनी सबकी बढ़ती है तो सबकी आमदनी में इजाफा होता है, और MLA हो या ऑफिसर्स हो, सबके लिए अच्छे उसके लिए आगे मौके मिलते हैं। तो ये एक मेरी अपील है आप सबसे कि आप RP विशाल जी को वोट दें और रिमोट का ध्यान रखें। आपके पास रिमोट घर में तो होता है, टीवी से आप चैनल बदलते रहते हैं, कौन सा चैनल आपने देखना है। वैसे ही आपने अब विकास के चैनल देखने, एक चैनल बदला कि हमें ये चाहिए, दूसरा चैनल बदला कि ये चाहिए, दूसरा विकास के कारण आपको सड़कें चाहिए, आपके हॉस्पिटल चाहिए। हमें यहाँ मालूम पड़ा कि हॉस्पिटल में भी यहाँ सुविधाएं नहीं है इतनी ज़्यादा, और देहरादून जाना पड़ता है। अभी एक हादसा और हुआ, अभी हमारे सामने यहाँ से पेशेंट जाते जाते देहरादून से चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ से फिर वापस लाए, वो उनकी डेथ हो गई। तो वो हमारे साथ ही, वो हमारे यहाँ सहयोगी थे, SP शर्मा जी पार्टी की तरफ से थे। तो ऐसी सुविधाओं की कमी है हमारे पास। अब हमारे जितने भी यहाँ के नेता लोग हुए हैं, उन लोगों को शायद ये सोच में आता नहीं है कि हमें सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे सुदृढ़ करना है। कृषि के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि आमदनी डबल करनी है, तो मुझसे आप लिख के ले लो, डबल तो शायद नहीं होनी कभी, और कम जरूर हुई है। पिछले साल में, पिछले सीजन में लोगों की आमदनी कम हुई है, चाहे सेब वालों की बात करें या सब्जी वालों की बातें करें। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से ऐसे व्यवस्था बनाने की कोशिश की है, ऐसा प्लान बनाया है, योजना बनाई है कि जो कृषि को भी एक बहुत ही आमदन वाला व्यवसाय बनाए, लोगों को उसमें भी आमदन हो, शौक से लोग उसको करें। अभी हम हिमाचल में देखते हैं काफी सारे लोग BTech करके IIT से भी, IIM से भी लोग पढ़ के आ रहे हैं बागवानी करने। आपने समझा इस बात को कि उन्होंने पाया है कि इसमें ज्यादा फायदा है, और वो अपना जो कुशाग्र बुद्धि का उपयोग बागवानी के लिए करना चाहेंगे और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, काफी पॉपुलर हो रहे हैं, फेसबुक में भी उनको देखने को मिलता है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, पढ़े लिखे लोग खेती को भी अच्छे से व्यवसाय के तौर पर बना सकते हैं। तो मैं अभी ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, क्योंकि आप सब यहाँ पर काफ़ी देर से आए हैं, सुबह से घर से चले, दूर से आए हैं, और भूख भी लगा होगा, और इसलिए खाना भी आप लोगों के लिए है प्रबंध किया गया है। जैसा भी होगा सीधे सादी हमारी पार्टी है, सीधे साधे भोजन भी खिलाएंगे, पर काम कुछ श्रेणी का करेंगे। तो इसीलिए एक बात चाहूँगा कि आप RP विशाल जी को कामयाब बनाने के लिए आगे आए। जय हिंद, जय भारत। हमारा नेता कैसा हो, हम किसको जिताएंगे। जय हिंद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद चांद साहब, आपके नेतृत्व में उत्तराखंड से पहला प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी का विधानसभा में जब गूंजेगा तो निश्चित रूप से यहाँ के इलाके की समस्याओं का समाधान होगा। इसी के साथ मित्रों, आप सभी लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए कड़ी भात का इंतजाम है, अब वहां हम जाके कुर्सी पर कड़ी भात खाएंगे, और वापसी में हम कोशिश करेंगे मिलके जाएंगे नारेबाजी के साथ। पुरोला का बाजार कवर करते करते ये आवाज हमारी गूंजनी चाहिए बाजार में भी। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोग पुनः लंच के लिए आमंत्रित है। धन्यवाद सर।